एजेंसी है और एक बार आपने उतना अमाउंट उसको पे किया, उसके बाद सच में उसने पूरा केस खत्म होने तक आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, काम ठीक से किया, कॉम्पिटेंस से किया, केस जितवा भी दिया, तो ये अच्छा है, तो अच्छा है। तो प्रोफेशनल होने का सही मतलब है अपने प्रोफेशन के प्रति समर्पित होना, उसके लिए जितना पढ़ने की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है, वो करते रहना, अपनी इम्पैक्ट को, अपने इफेक्टिव होने को कम ना होने देना, धार लगाते रहना, और साथ में इंटेग्रिटी और एथिक्स का ध्यान रखना। ये होता है ट्रू प्रोफेशनल, सच्चा प्रोफेशनल। ठीक है, दूसरा शब्द जो बदनाम हो गया वो है कॉर्पोरेट। अब खूब ऐसे सुनेंगे, अरे वो तो कॉर्पोरेट है, अरे ये तो कॉर्पोरेट है, अरे आजकल तो कॉर्पोरेट पूंजीवाद है आजकल। देखिए, कॉर्पोरेट से जो जेएनयू या वाम पक्ष की राय है, वो इसका अर्थ लेते हैं पूंजीवाद का विकृत रूप, वो इसका अर्थ लेते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट शब्द का जो सामान्य मतलब है वो है कोई ऐसी प्राइवेट फर्म, कोई ऐसा प्राइवेट उद्यम, निजी उद्यम, जो एक निश्चित नियम व्यवस्था को फॉलो करता हो। भारत की बात करूं तो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किसी भी कंपनी को आप कहेंगे कि वो कॉर्पोरेट है। सिंपल मतलब है, कॉर्पोरेट का मतलब कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कोई कंपनी, वो कॉर्पोरेट है। यहां तक बात स्पष्ट हुई। एक बात और ध्यान रखनी है, 1956 के कंपनीज एक्ट में कई संशोधन हुए, जिसमें से एक 2013 में हुआ, एक 2017 में, और एक अभी निर्मला जी ने भी करवाया 2019 में। अब हमारे पास कंपनीज एक्ट में एक संशोधन है कि जिसमें ओपीसी नाम की कंपनी 1% कंपनी बन सकती है। इसके पहले 1% कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था, और इसका मतलब यह है कि कॉर्पोरेट में प्रायः कोई भी कंपनी एक व्यक्ति की नहीं होती है, क्योंकि जो एक व्यक्ति की फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप, उसको कंपनी का स्टेटस नहीं मिला हुआ था। ध्यान रखना है, कंपनी और उसके मालिक में अंतर होता है, दोनों का लीगल स्टेटस अलग अलग होता है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और उसके मालिक का लीगल स्टेटस सेम होता है। अगर कोई व्यक्ति सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाए, अपनी फर्म बनानी नहीं होती, फर्म बन जाती है अपनी, कुछ नहीं करना होता उसमें। तो जैसे मान लीजिए कोई छोले कुलचे वाला है, रेडी है उसके पास, अपनी छोले कुलचे बेचता है और खूब चलती है उसकी दुकान, जहां शाम को खड़ा होता है, सैकड़ों लोग आते हैं, आधे घंटे में सब खत्म हो जाता है। फिर वो अमीर हो गया, उसने क्या कि वैन खरीद ली, वो वैन के अंदर आता है, वहां से बेचता है। एमसीडी से उसने परमिशन ली है, लीगल रिश्वत नहीं दे रहा है, परमिशन ली है कि मैं शाम को 4 घंटे यहाँ वैन खड़ी करूंगा, इसके बदले एमसीडी को इतना टैक्स पे करूंगा, परमिशन है। अब जो बिक्री करता है, एक दिन क्या हुआ, सेल्स टैक्स ऑफिसर आ गया और पीछे पीछे सेल्स टैक्स जीएसटी वाला आ गया, और पीछे पीछे इनकम टैक्स वाला आ गया, दोनों आ गए कि कुलचे खिलाओ वरना टैक्स दो, देश का विकास नहीं हो रहा है। अब उसको टैक्स पे करना है, तो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा जीएसटी में, और वो पूछेंगे किस नाम से करवाना होगा, किसी भी नाम से कर लो, मेरे नाम से कर लो, क फूड एंटरप्राइजेस ऐसे कर देगा, उस नाम से रजिस्ट्रेशन हो गया जीएसटी में। अब वो जब भी लिखेगा समोसा 10 रुपए ब्रैकेट में जीएसटी सहित, अब समोसे का 8 रुपए 20 पैसे उसके हुए, 1 रुपए 80 पैसे भारत सरकार का हो गया है। भारत सरकार हर समोसे में पपड़ी खा जाती है, खाली आलू बच रहा है आम आदमी के लिए, पपड़ी वाला हिस्सा भारत सरकार का हो गया है। फिर उसने रजिस्ट्रेशन करवाया इनकम टैक्स में, और एक बहुत यूनिक फीचर है कि पैन कार्ड आप समझते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होती है उसका अलग से पैन कार्ड नहीं होता, उसके मालिक का पैन कार्ड ही उसका पैन कार्ड माना जाता है। और जैसे ही आप बनाएंगे कंपनी, चाहे ओपीसी ही क्यों ना हो, कंपनी का मतलब है कि उसका पैन कार्ड अलग होगा। जैसे ही मालिक और उद्यम अलग हुए, वो कंपनी हो गई, और जब तक मालिक और उद्यम एक ही हैं, वो फर्म है, कंपनी नहीं है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। सोल प्रोप्राइटरशिप चलती है व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के बाद नहीं चलती है। एक व्यक्ति ने शुरू किया, चमत्कार किया, अचानक मर गया, एक दिन सब खत्म, बंटाधार हो गया। जिंदगी के बाद नहीं चलती है, वही कह रहा हूँ, जिंदगी के साथ ही, जिंदगी के बाद नहीं, ये। हाँ, और कंपनी जो है वो अपने आप में एक लीगल एंटिटी है, एक स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली चीज है, और कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनी से, न कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म से। अब वापस लौटो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बने 2 शब्दों से। कॉर्पोरेट का मतलब है कोई भी ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो, स्पष्ट हुआ एकदम। और गवर्नेंस का मतलब यहाँ प्रशासन या उसके प्रबंधन से है, यानी कंपनियां किस प्रकार से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाती हैं, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। साफ हो गया पूरा का पूरा? चलो, ये मसला कहां से आया, देखिए 1929 में अमेरिका में एक मंदी हुई, क्योंकि अमेरिका में हुई तो उसका नाम भी महान पड़ गया, महान मंदी। भारत में हुई तो बोलते टुच्ची आर्थिक मंदी, अमेरिका में हुई तो बोले महान आर्थिक मंदी, द ग्रेट डिप्रेशन, महान आर्थिक मंदी हुई है दुनिया में। और महान आर्थिक मंदी कई साल चली, 4 साल चली। फिर कौन, रूजवेल्ट थे ना उस समय वहां के राष्ट्रपति, फिर रूजवेल्ट महोदय, रूजवेल्ट अमेरिका के अकेले राष्ट्रपति, 4 बार राष्ट्रपति बने, हटते ही नहीं थे, हर बार बन जाते थे, हर बार रूजवेल्ट लहराती थी, फिर बन जाते थे। चौथी बार जब बना, बनने के उस दिन उसकी मौत हो गई, और उसके एकदम बाद अमेरिकी संविधान में संशोधन हुआ कि कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि कईयों का करियर खा गया था रूजवेल्ट, इसलिए संशोधन किया कि ना, 2 बार से ज्यादा नहीं। अब अमेरिका में राष्ट्रपति अधिकतम रह सकता है 9 साल 364 दिन, जैसे 8 साल रह सकता है सामान्य रूप से, 4-4 साल, लेकिन एक व्यवस्था और है, ये जो उपराष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति मर गया तो उपराष्ट्रपति अपने आप क्या बन जाता है, वहां राष्ट्रपति। लेकिन अगर 2 साल या उससे ज्यादा मिल गए तो उसकी एक टर्म काउंट हो जाती है, अगर 2 साल से कम मिला तो काउंट नहीं होता है। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय 2 साल 1 दिन होते टपक जाए, वो राष्ट्रपति बन जाएगा। 1 साल 364 दिन काउंट नहीं होता है,
और फिर वो 2 बार और बन सकता है। इसलिए माना गया है कि 9 साल 364 दिन मैक्सिमम टर्म है। पर अगर कोई बहुत ही लकी हो, बार-बार उपराष्ट्रपति बने, बार-बार उभरता जाए, फिर वो अनंत काल तक बन सकता है। इस तरह का सिस्टम उनका है। जब आर्थिक मंदी आई तो उसके बाद रिसर्च हुआ कि भाई ऐसा हुआ क्यों? कारण क्या था? तो पाया गया कि जो प्राइवेट सेक्टर था, उस प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट बहुत खराब था। प्राइवेट सेक्टर का जो गवर्नेंस वाला हिस्सा था, बहुत ही खराब किस्म का था, बहुत ही खराब किस्म का था। कैसा था? वो हाईली सेंट्रलाइज्ड था। यानी एक व्यक्ति है, सारे फैसले वो लेगा, कोई उसमें चूं नहीं कर सकता। चूं चपड़ करेगा तो नौकरी से बाहर हो जाएगा। दूसरा, पूरा व्यवसाय व्यक्ति विशेष पर निर्भर होता था। इंडिविजुअल सेंट्रिक बिजनेस बोलते हैं, व्यक्ति केंद्रित व्यवस्थाएं, कि एक व्यक्ति है और वो बहुत दिनों से मसाले बेच रहा है, अभी फोटो में आता है मॉडल बनकर, और उसको लगता है कि दुनिया मुझसे ही है, तो व्यक्ति केंद्रित है। एमडीएच 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 इस तरह से। तो अगर किसी को 95 साल की उम्र में मॉडलिंग का शौक हो तो फिर आप क्या करेंगे उसको? घबराहट तो होती है। उसके बाद नार्सिसिज्म इस देश में 2 ही लोगों में बहुत दिखता है। एक तो ये एमडीएच वाले अंकल है, दूसरे का नाम बोलना देशद्रोह है तो मैं बोलूंगा नहीं, है ना? वो आप अपने आप देख लें। तो एक तो हो गया सेंट्रलाइज हो गया, दूसरा हो गया व्यक्ति केंद्रित हो गया। मगर नियमों का महत्व नहीं था, उसमें ऑडिट ठीक से नहीं होता था, तो नो ऑडिट्स। ऑडिट्स का मतलब इंटरनल ऑडिट भी नहीं और सरकार की तरफ से भी ऑडिट का सिस्टम नहीं था। ऑडिट को आप क्या कहेंगे हिंदी में? सही शब्द क्या होता है? अंकेक्षण, सरोकार नहीं, अंकेक्षण। कहां से ढूंढ के लाते हो ऐसे शब्द यार? ऑडिट ही लिखो ना यार देवनागरी में। ऑडिट, आ के ऊपर चंद्रमा बिंदा बिंदी का ऑडिट। ऑडिट का न होना, ऑडिट का अभाव, ये माना गया। और अगली बात, कानूनी प्रावधानों का स्पष्ट न होना, कानूनी प्रावधानों की कमी, ऐसा कह लीजिए। मतलब प्राइवेट सेक्टर को पूरा ही छोड़ दिया था अमेरिका ने, और प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से खुल्लम खुल्ला काम करता था। उसमें चीजें बिगड़ गई। ये कुछ कारण समझे गए, ऐसा हुआ। तो अमेरिका को लगने लगा कि इस पर कुछ काम करने की जरूरत तो है। और 1960s के बाद से दुनिया भर में पूंजीवाद का एक नया प्रकार आ गया जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म, जो अमेरिका में थोड़ा सा पहले से आ गया था। देखो, कैपिटलिज्म की विकास यात्रा में एक स्तर होता है कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म। कॉर्पोरेट में जाने का सिंपल सा एक तो मतलब यह है कि जहां पूंजीपति एक ना हो, बल्कि पूंजीपति होना एक तरल स्टेटस हो, बदल सकता हो। तो पूंजीपति ऐसा हो जैसे एक नहीं बहुल कई लोग मिलकर एक कंपनी बना रहे हैं, और वो परिवार के लोग नहीं है। फैमिली वाली कंपनी है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो तो पुरानी बात है। पहली बार पब्लिक लिमिटेड का कंसेप्ट आना शुरू हुआ। और पब्लिक लिमिटेड का मतलब है कि बहुत सारे लोग जो किसी परिवार के नहीं है, अलग अलग हैं, मिलकर अपनी पूंजी इकट्ठी करके बड़ी पूंजी का उद्यम शुरू कर सकते हैं। इसको कहा गया कि इसमें तरल पूंजीपति व्यवस्था है, लिक्विड है। आप आज हैं, कल नहीं है, चेंज कर सकते हैं, शेयर बेच देंगे। तो जैसे ही बहुल हुए तो ये शेयर धारक हुए। इनके पास अपने मालिकाना हक के अनुपात में एक डॉक्यूमेंट है, उसका नाम शेयर है। शेयर्स हैं, वो शेयर्स खरीदें बेचें। तो इस कंपनी में किसी भी दिन कंपनी सेक्रेटरी को भी ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली आज मेरी कंपनी के मालिक कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। मतलब कंपनियां क्या, कई कंपनियां जिसमें कई लाख शेयर्स हैं, बटे हुए हैं। कुछ में कम होते हैं, जैसे 5-7 कंपनी है। कुछ में क्या होता है कि कंपनी है, किसी और कंपनी ने 20% शेयर ले लिए, एक और कंपनी ने 10% ले लिए, 5-6 कंपनियों ने मिलकर कंपनी चला रखी है, और उन कंपनियों के शेयर्स बिकते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो किसका मालिकाना हक है पता नहीं चलता है। इस प्रकार के पूंजीवाद को बोला गया कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म, जिसमें शेयर बेस्ड पूंजी आने लगी। और अब यहां पर क्या हुआ भाई, जब तक मामला परिवार का था दिक्कत कम थी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब है जिसमें सामान्यतः एक परिवार के लोगों ने मिलकर उद्यम किया है। कितना ही बड़ा उद्यम हो, वो लोग उसको प्राइवेट लिमिटेड ही रखते हैं। कि पति पत्नी है, उन्होंने सोचा कि हम एक बिजनेस शुरू करते हैं। उसकी शर्त है कि इसमें कम से कम 2 शेयर होल्डर्स होने चाहिए, जिनको डायरेक्टर कहेंगे। रजिस्ट्रेशन करवाया, दोनों लोग डायरेक्टर बन गए उसमें 50-50% के साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फैमिली बिजनेस है। आगे चल के उनके बच्चे 2 हैं, वो बड़े हुए, उनको लगा कि पापा कुछ और तो काम कर नहीं पाएंगे, इस लायक तो बन नहीं पाए हैं, तो हम भी इसी में काम कर लेते हैं। तो रिजोल्यूशन पास किया माँ बाप ने, सॉरी डायरेक्टर्स ने। बात एक ही है, 2 ही डायरेक्टर्स हैं, वही माँ बाप भी हैं। रिजोल्यूशन पास किया, संकल्प पास करना होता है रिजोल्यूशन। बोर्ड मीटिंग होती है कि दोनों डायरेक्टर्स एक साथ बैठे। कौन बैठा? माँ बाप बैठे, बैठे ही थे, रोज बैठते हैं, तो फिर बैठ गए। फिर एक कागज आता है, बोथ द डायरेक्टर्स हैव रिजॉल्व्ड दैट 2 न्यू डायरेक्टर्स शैल बी अपॉइंटेड इन द कंपनी। नेम्स, पहला चिंटू, दूसरा मिंटू। चिंटी, सॉरी, चिंटू और चिंटी दोनों डायरेक्टर बन गए हैं। चिंटी छोटी बहन है चिंटू की। अच्छा, बड़ी बहन का, बड़ी बहन चिंटी है, उसका छोटा भाई चिंटू है। इनको लगा कि महिला छोटी कैसे रह गई, फिर ये लिंग विभेद हो गया। तो लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है, वो निकम्मा भी है, लड़की बहुत योग्य है। और इस प्रकार से अब इस कंपनी में 4 डायरेक्टर्स हैं। कौन कौन? चिंटी, चिंटू, चिंटी और चिंटू के पापा, चिंटी चिंटू के मम्मी। 4 डायरेक्टर्स हैं, चारों मिलकर फैसला करते हैं। इन्हीं की पूंजी, इन्हीं का खतरा। पर कंपनी है, नॉर्म्स फुलफिल करनी पड़ती हैं, ऑडिट हासिल करना पड़ता है, रूल सारे फॉलो करने पड़ते हैं, सारे टैक्स या कंप्लायंसेस जो करनी पड़ती हैं, लेबर लॉ से कंप्लायंस करनी पड़ती है, वो सब करना पड़ता है। लेकिन अंततः इस कंपनी में शेयर होल्डर्स 4 हैं, चारों ही घर के लोग। इसलिए घर के लोग आपस में जैसे चाहे मैनेज कर लें, सरकार का दखल बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब मान लो 4000 शेयर होल्डर्स हैं। अब इसमें ऐसे कई लोग शामिल हैं जिनको ये रिस्क है
कि कहीं हमारे पैसे का गलत फैसला ना कर लिया जाए। पैसा हमने लगाया, सारे फैसला मिलकर तो करेंगे नहीं, रोज तो कंपनी काम करेगी। तो इन सबके बिहाफ पे कुछ लोग कंपनी का शासन चलाएंगे, कंपनी का प्रबंधन संभालेंगे। वो प्रबंधन ऐसा ना हो कि किसी का मन हो गया तो कुछ हो गया और हम 4000 व्यक्तियों का, परिवारों का हित खतरे में पड़ गया क्योंकि उस व्यक्ति का मूड खराब था उस दिन, उसने गलत फैसला कर लिया। ये नहीं होना चाहिए। इसमें सरकार की एंट्री का स्कोप बन गया। सरकार को लगा कि हम कम से कम ऐसे कानून बना दें कि ऐसी कॉर्पोरेट हाउसेज में, ऐसी बड़ी कंपनियों के प्रबंधन में कुछ निश्चित नियम फॉलो करने पड़ेंगे ताकि जितने लोगों ने मिलकर पूंजी निवेश किया है उनको नुकसान ना हो। यहां से जो शब्द आना शुरू हुआ उसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि जब कंपनी कॉर्पोरेट हो जाती है, सोल प्रोप्राइटरशिप कोई कैसे चलाए भाड़ में जाए, किसी को मतलब ही नहीं है। सरकार को टैक्स मिला, सरकार खुश है। वो आदमी दिवालिया हो गया, सरकार को टैक्स नहीं दिया, भाई कर दिवालिया हो गया, मुझे अच्छा बधाई हो, चलो ठीक है जाओ। सरकार को कोई मतलब नहीं है, मरे जिए दिवालिया हो प्रॉफिट कमाए, बस ये कि प्रॉफिट कमा दो टैक्स पे कर दो, रेवेन्यू कमा रहे हो जीएसटी पे कर दो, हमें आपसे कोई और मतलब नहीं है। इलीगल काम मत करना, बस आर्टिकल 19 में लिखा है इलीगल काम करने की छूट नहीं है, लीगल काम कोई भी कर सकते हैं। कंपनी होते ही सरकार को चिंता होती है उसके एम्प्लॉइज की, लेबर लॉज वो सब, और जिस बड़ी कंपनी में पूंजी हजारों तरफ से आ रही है उन सबके पूंजी निवेश की चिंता सरकार की चिंता है कि वहां घपला ना हो जाए। और इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंसेप्ट आया ताकि बड़ी कंपनियों का प्रबंधन निश्चित नियमों से चले, किसी व्यक्ति के मन के मुताबिक, इच्छाओं के मुताबिक न चले। बात समझ में आ रही? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियम जिन कंपनियों पर लागू होते हैं जनरली वो पब्लिक लिमिटेड होती हैं, और पब्लिक लिमिटेड का मतलब है जिसमें जो पूंजी है वो पूंजी निवेश परिवार के बाहर के सोर्सेस से हुआ हो, और इसलिए वहां पर सरकार के नियमों की भूमिका बढ़ जाती है। जब तक वो मामला परिवार के स्तर का है तब तक इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिस्क सरकार का उसमें नहीं है, किसी थर्ड पार्टी का रिस्क नहीं होता, इसलिए सरकार के वहां पर कंप्लायंसेस बहुत कम होती है। समझ गए जी? चलिए हाँ बोलिए। एक ही बात है, एक व्यक्ति के हाथ में है तो सेंट्रलाइज भी है, उसके सारे फैसले चल रहे हैं, यही है, कोई खास अंतर नहीं है, एक ही बात है मोटे तौर पर। चलिए अब देखिए इसका थोड़ा सा और समझें कि पिछले 20 साल में इसका महत्व ज्यादा क्यों बढ़ा। 1990 के दशक में अमेरिका और यूरोप में बड़े बड़े आर्थिक कुछ घोटाले हुए। जब 1990s में बड़े घोटाले हुए और बाद में जब उसकी रिपोर्ट्स आई, इन्वेस्टिगेशंस हुई, तो ये माना गया कि इसका मूल कारण ये था कि सरकारों ने कॉर्पोरेट हाउसेस के मैनेजमेंट और गवर्नेंस पर ध्यान नहीं दिया। तो उन बड़े आर्थिक घोटालों के आलोक में दुनिया भर में एक आंदोलन चलने लगा, जिस आंदोलन का पर्पस ये था कि अब क्योंकि सरकार का काम वैसे भी कम होता जा रहा है, आपको पता है कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें सरकार की भूमिका पहले से कम हो रही है, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में बड़े उद्यम ज्यादा बन रहे हैं। जब प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े उद्यम बनेंगे तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स को गवर्न करने में प्राइवेट सेक्टर केंद्र में आ जाएगा, और यदि प्राइवेट सेक्टर का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चलेगा तो पूरी इकोनॉमी रिस्क में रहेगी, खतरे में रहेगी। और इन घोटालों को देख के ये समझ में आया कि ये खतरे इसलिए हुए कि हमने कॉर्पोरेट हाउसेस की गवर्नेंस पे ऐसे कानून नहीं बनाए जो वहां पर होने चाहिए थे। और ये बात जिस रिपोर्ट ने सबसे पहले कही, उस रिपोर्ट का नाम, इंग्लैंड की रिपोर्ट है, उसको बोलते कैडबरी रिपोर्ट। कैडबरी देखती है आप लोगों के मन में कुछ और भाव रहा होगा, लेकिन एक आदमी थे एड्रियन कैडबरी जो इस कमीशन के प्रमुख थे। 1992 में कैडबरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1992 में, और इस रिपोर्ट में उसने जो एक सुझाव दिया उसका नाम था वॉलंटरी कोड ऑफ, वॉलंटरी के हिंदी में क्या शब्द होता है? स्वैच्छिक, वॉलंटरी कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। उसने कंपनियों से कहा कि हम चाहते हैं कि आप इन चीजों को अपने शासन में, अपने प्रबंधन में इस्तेमाल करें ताकि किसी भी तरह का घोटाला ना हो, घपला ना हो, बड़ा नुकसान शेयर होल्डर्स को ना हो। तो कैडबरी रिपोर्ट एक माइलस्टोन मानी जाती है, मील का पत्थर मानी जाती है। आप रिपोर्ट के तौर पर केवल उसी को ध्यान रखेंगे काफी है। इसके जो प्रमुख थे एड्रियन कैडबरी नाम था, आप चाहें तो नाम नोट कर लें, ADRIAN, एड्रियन कैडबरी, ये व्यक्ति थे इसके मुखिया। इसके बाद कई और संस्थाओं ने ऐसी वकालत की, उन सब संस्थाओं में जाने की जरूरत नहीं है। भारत की बात अगर करें तो भारत में भी कुछ संस्थाओं ने ऐसा काम किया। एक तो भारत में 1956 का कंपनीज एक्ट अपने आप में इस बात की कोशिश है कि कॉर्पोरेट हाउसेस में काम ठीक से चले। कंपनीज एक्ट का बेसिक पर्पस ये है। और यदि कुछ और समितियों की बात करना चाहें, वैसे मैं भारत पे अलग से बात कर लूंगा। अब एक काम करें, भारत की जो स्थिति है इसको अलग से पूरा विस्तार मिलेंगे। अभी सिर्फ इतना समझें कि 1992 में जो रिपोर्ट आई उसके बाद से दुनिया भर में मूवमेंट चला और तब भारत में भी ये दबाव बनने लगा। आपको पता होगा 1992 में ही सेबी एक्ट पास हुआ था। तो जो सेबी है, सेबी बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करने वाली संस्था है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज में मुख्य रूप से क्या है? शेयर्स हैं। तो शेयर्स को खरीदना बेचना वही तो कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म है कि आप किसी कंपनी के मालिक थे, रात को मन हुआ बेच के आ गए, अब कंपनी के मालिक ही नहीं है। और मार्क्सवाद के खिलाफ सबसे बड़ी बात यही मानी जाती है। मार्क्स ने कहा कि सारे मजदूरों को मिलकर पूंजीपतियों के खिलाफ आंदोलन, क्रांति, हिंसक क्रांति करनी है, चुन चुन के मारना है। और जब कॉर्पोरेट पूंजीवाद आया तो लोगों ने कहा कि ये क्या मजाक करते हो यार तुम। दो समस्याएं सबसे बड़ी आ रही। पहली, आजकल लगभग हर बड़ी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को प्रेफर्ड शेयर्स बांटती है, प्रेफरेंशियल शेयर्स बांटती है कि जब शेयर निकलता है ना तो कुछ कम कीमत पर एम्प्लॉइज के लिए शेयर की सुविधा आती है, वो खरीद लेते हैं। अब बड़ा संकट है कि जो मजदूर है वो मालिक भी है, तो जो मजदूर कंपनी का मालिक भी है वो क्रांति किसके खिलाफ करे?
कैसे करें? दूसरा संकट ये है कि मजदूर सारे इकट्ठे हुए, मालिक को ढूंढा, उसको मारने लगे, बोला रुको रुको रुको, मैंने कल रात को शेयर बेच दिए थे, अब मेरे पास है ही नहीं। कह रहे अच्छा, अब किसके पास है? कह रहे मुझे क्या पता, डीमेट अकाउंट था, ऑनलाइन बेचे हैं, एनएसडीएल से पूछो, मुझे क्या पता। अब मजदूर ढूंढना भी चाहिए, ढूंढ ही नहीं पाएगा किसको मारना है, और हो सकता है जब तक पहुंचे तब तक मालिक कहीं और पहुंच गया हो। मालिकाना हक जिस तरीके से डीमेट अकाउंट से ट्रांसफर आजकल होता है, कुछ नहीं पता किस क्षण में किस कंपनी का मालिक कौन है, कितने मालिक कौन है, हजारों लाखों मालिक की कंपनी के हैं, सब बिखरे बिखरे हैं, सब शेयर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कहां ढूंढोगे, किसको ढूंढोगे? तो कॉर्पोरेट पूंजीवाद ने मार्क्सवादी सिद्धांत की हवा निकाल दी। अगर कहीं ऐसा वाक्य आप सुने तो इस वाक्य का मतलब दरअसल ये होता है। अब समझना है कि दरअसल कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है और उसमें हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आइए, देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दो पक्ष बेसिकली माने जाते हैं, उन दोनों को अलग करना अनिवार्य नहीं है, आप उनको एक साथ भी लेकर चल सकते हैं। एक हिस्सा है जिसमें उसका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रहे, तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, उचित प्रशासन, तो कंपनी का प्रशासन उचित तरीके से हो, एक तो पक्ष ही होता है, ठीक। और दूसरे पक्ष को आप कह सकते हैं नैतिक पक्ष, इथिकल एस्पेक्ट, इथिकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस कंपनी का जो प्रशासन है, वो नैतिक रूप से भी ठीक हो। अगर ये दोनों व्यवस्थाएं काम कर रही हैं तो इसका मतलब आप कहेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेटर एंड स्पिरिट दोनों में उस कंपनी ने फॉलो किया है। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, बहुत सारी समितियों ने सुझाव दिए, कुल मिला के 4-5 मोटी मोटी बात, क्योंकि 10 नंबर का सवाल आएगा, 100 शब्द लिखने होंगे, तो उतना आपको पता रहे काफी है। सबसे पहली बात मानी जाती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कि दो लोगों में अंतर बना रहना चाहिए। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस केवल उन कंपनियों के लिए होता है जिसमें शेयर होल्डर्स बहुत सारे हैं। जो एक परिवार का या एक व्यक्ति का उद्यम है, उस पर ये बातें लागू नहीं होती हैं। तो हजारों शेयर होल्डर्स दिमाग में रख के बात समझेंगे तो समझ में आएगा। पहला नियम माना जाता है कि ओनर और मैनेजमेंट के बीच में अंतराल होना चाहिए, मालिक व प्रबंधन के बीच अंतराल होना चाहिए। तो मालिक व प्रबंधन के बीच में अंतराल हो, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, मालिक किसी कंपनी में कौन है? जो शेयर होल्डर है, उसने पैसा लगाया है, ठीक। अब उसने पैसा कब लगाया, कितना लगाया, किस परिस्थिति में लगाया, संयोग की बात है। जैसे कुछ दिन पहले एक उस टीवी पे, कौन सा टीवी होता है जो कमर्शियल टीवी नहीं होते, जी बिजनेस, ऐसे इस तरह के जो टीवी होते हैं, उसमें किसी पर शेयर एडवाइस प्रोग्राम आता है, कोई था एक्सपर्ट जो शेयर्स की एडवाइसेस दे रहा था। तो एक व्यक्ति ने फोन किया कि देखिए मेरे दादाजी मर गए हैं और कुछ दिन पहले उनका कमरा साफ करते हुए अचानक मुझे कुछ कागज मिले, मैंने ध्यान से पढ़ा तो वो इस कंपनी के शेयर्स हैं और कुल शेयर्स जो हैं वो इतने शेयर्स हैं और कागज बहुत फटे तोड़े मोड़े से हैं, लेकिन वो कागज रखे हैं, क्या इन कागजों से कुछ हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे होगा? फोन पे पूछ रहा था। तो जो जवाब देने वाला था वो नीचे गिरते गिरते बचा, जैसे अभी आप गिरे थे ना, वैसे गिरते गिरते बचा डर के मारे। फिर उसने 10-20 सेकंड रुक के पानी वानी पी के कहा कि भगवान ऐसे दादाजी सबको दें जैसे दादाजी आपके हैं। उसने कहा देखो बेटा, डीमेट अकाउंट अब जरूरी हो गया है। डीमेट समझते ना, डीमेटेरियलाइज, जिसमें अब कागज नहीं काम करता, केवल वो ट्रांजेक्शन काम करती हैं। लेकिन जो शेयर्स, फिजिकल शेयर्स हैं, उनको डीमेट अकाउंट में शिफ्ट करने का प्रोसेस चल रहा था, अब नहीं चलता, लेकिन अभी भी इमरजेंसी में, आपात स्थिति में चलता है। आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मानी जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएगा। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आपके दादाजी ने अपने बचपन में हंसी मजाक में कुछ शेयर जो खरीद लिए थे, उनकी कीमत आज के दिन में 130 करोड़ रुपए की है। और ये सुनते ही फोन जो करा था वो गिर के धम से मरते मरते बचा। और ये कैसे हुआ? दादाजी के पास कुछ पैसे थे, क्या खरीदूं क्या खरीदूं, किसने समझाया होगा मैं शेयर खरीदूं, तू भी खरीद ले, काम आ जाएंगे। खरीद लिए। उस जमाने में लोग शेयर खरीदते थे, रख के भूल जाते थे। मतलब सोना चांदी रखा दिखता है दूर से सोना चांदी, शेयर तो देख के समझ नहीं आता क्या रखा हुआ है, रखे रह गए, 2 पीढ़ी बाद दिखे किसी को। और तब तक वैल्यू बढ़ते बढ़ते वो इतनी वैल्यू के हो गए कि बस ताजमहल आते आते बचा उसका, वरना में आई जाता ताजमहल भी। लेकिन अगर ये बताइए कि अगर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, शेयर होल्डर होना अलग बात है, बिजनेस सेंस होना अलग बात है, और इन दोनों में कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों चीजें साथ में काम करेंगे। आपके घर में भी एक ऐसा पीस होगा जिसने कई बिजनेस किए होंगे, घर में फेल हुआ होगा, बार बार नया उद्यम, इस बार मैंने ऐसी प्लानिंग की है, ये कर देंगे वो कर देंगे, बस इतना निवेश करना है, और पहले दिन से प्रॉफिट होना शुरू, फिर ये होगा, फिर ताजमहल आएगा, फिर कुतुब मीनार आएगा, ऐसी बात करेगा। और हर बार 6 महीने बाद पैसा डूब जाता है, क्योंकि उस मूर्ख के पास पैसा तो है पर बिजनेस करने की तमीज नहीं है, समझ नहीं है, उसको बिजनेस सेंस नाम की चीज नहीं है। ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए? चुपचाप शेयर खरीद के बैठ जाना चाहिए कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि जब बहुत लोग मिलकर उद्यम कर रहे हैं तो मैं अपना भी सामग्री उसमें डाल दूं, स्वाहा कर दूं थोड़ा सा, और फिर जब होगा तो प्रॉफिट मुझे भी मिल जाएगा। क्या आपको लगता है कि हर व्यक्ति जो पैसा लगाता है उसको बिजनेस करने की सेंस या समझ या तमीज होती ही है? नहीं भी हो सकती है। बिजनेस चलाने की तमीज जिनको है वो बिजनेस चलाएं। और मजे की बात क्या है, जिनकी बिजनेस सेंस बहुत शार्प है, ऐसे कई लोग हैं भाई, IIM से MBA किया है या कहीं और से MBA किया, उनको ठीक ठाक समझ में आती हैं चीजें।
आजकल तो सुनहरा कॉम्बिनेशन वही है कि बीटेक आईआईटी से किया, फिर आईआईएम से एमबीए किया, फिर चेतन भगत बन गए, किताब लिखी। और इन लोगों को क्या होता है कि इतना कुछ पढ़ लेते हैं उद्यमशीलता के संबंध में, सारी बातें स्पष्ट रहती है। इंटरनेशनल लॉ से लेकर कौन कौन से कानून क्या करेंगे, उद्यम कैसे होता है, 1000 तरह के उद्यमों का इतिहास जान लेते हैं, केस स्टडीज, किस उद्यम में ये हुआ था तब ये प्रॉफिट हुआ, तो उनको समझ में आता है कि प्रॉफिटेबिलिटी के क्या क्या तरीके अब तक देखे जा चुके हैं। ऐसी बिजनेस सेंस लेकर उतरते हैं मार्केट में। ये चाहे तो अपना उद्यम कर लें, पर फूटी कोड़ी है नहीं जेब में। निम्न मध्य वर्ग के बच्चे हैं, मेहनत के बल पे आईआईटी किया, बीटेक किया, फिर आईआईएम चले गए, बैंक से लोन लेके फीस चुकाई है, अब फीस से हो तो गया पूरा, अब वो बैंक का लोन चुकाना है, 50 लाख का हो गया है, अपना उद्यम कहां से कर लेंगे, नौकरी करेंगे। फिर वहां बड़ी कंपनियां आती हैं, कैंपस सिलेक्शन या कैंपस हंट कहते हैं, कैंपस में शिकार कर लो योग्य आदमी का। फिर उनको ढूंढती है, टेस्ट वेस्ट लेके उनको बोलते ठीक है तुम्हारा पैकेज हुआ साल का 50 लाख का पैकेज, आओ हमारे पास, और 3 साल का बॉन्ड है, अगर 3 साल के बीच में छोड़ा सारे पैसे वापस लेंगे, ध्यान रखना। अब मजबूर आदमी क्या करेगा, कंडीशनैलिटी आगे संप्रभुता चली गई, फिर साइन करता है बॉन्ड 3 साल का, 3 साल काम करना है इसके साथ ही, और 3 साल ये आदमी काम करेगा, उसके साथ जो बहुत बड़ी कंपनी है, पूंजी बहुत बड़ी है, उसको चाहिए अपनी पूंजी को कई गुना करने के लिए ऐसे दिमाग जिनके पास बिजनेस सेंस शानदार है। अच्छी पूंजी, अच्छी मतलब ज्यादा पूंजी और बिजनेस सेंस रखने वाले दिमाग जब एक साथ मिल जाते हैं तो उद्यम कमाल करता है। ठीक वैसे ही जिन आईएएस अधिकारियों के पास सोशल सेंसिबिलिटी और अच्छा दिमाग है, तार्किक दिमाग है, वो कमाल करते हैं। ऐसे जिनके पास तार्किक दिमाग और अच्छे बिजनेस सेंस है, जब उनको संसाधन मिलता है किसी प्राइवेट बॉडी का, तो फिर उद्यम कमाल करता है। आजकल वो स्टार्टअप कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्टअप एक तरह से वही चीज है, आपको अपनी मैनेजरियल स्किल्स के साथ में मुनाफे का हिस्सा बन जाना है। इसलिए क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जिसके पास थोड़ी सी पूंजी है वो अपनी पूंजी से बेस्ट प्रोडक्टिविटी निकाल ही लेगा, या इस बात का खतरा है कि नहीं कर पाएगा? खतरा है। तो हजारों लोग इकट्ठा हों, सबने 10-10 हजार रुपए इकट्ठा कर लिया, 1 करोड़ हो गया। अब इस पैसे से जो प्रबंधन करने वाला है वो इनमें से कोई नहीं होगा, मालिक नहीं होंगे। वो कौन होंगे? वो प्रबंधन करने वाले लोग होंगे। और प्रबंधन का सिंपल नियम क्या होता है? जिसके पास शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा है, अगर किसी के पास 51% शेयर्स हैं, 76 हैं, फिर तो मालिक है पूरा, फिर तो जो चाहेगा वही होगा। 51% है तो मेजर राइट्स उसके पास रहेंगे, क्योंकि बोर्ड बनता है, बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग में बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स मिलकर फैसला लेते हैं, और जब मिलकर नहीं ले पाते फिर वोटिंग होती है। और वोटिंग में क्या परसेंटेज है? जितने शेयर उतना परसेंट वोट। 51% शेयर वाले व्यक्ति के 51% वोट होते हैं। केवल कुछ पॉलिसी मैटर्स जिनमें रिजोल्यूशन पास करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए या 3/4 बहुमत चाहिए, उनको छोड़कर किसी भी सामान्य रिजोल्यूशन को पास करने की ताकत उस आदमी के पास अकेले होती है, मालिक हो जाता है। और कई कंपनियां जहां पर कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, किसी के पास 5, 6, 2, 3 इस तरह से हैं, फिर वो मिलके बोर्ड में डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी का सीईओ कौन होगा, सीएफओ कौन होगा, सीओओ कौन होगा, और वो लोग निश्चित नियम शर्तों के तहत उस कंपनी का प्रबंधन प्रशासन देखते हैं। क्या पहली बात मैं स्पष्ट कर पाया कि शेयर होल्डर्स अलग हैं और उसका जो मैनेजमेंट संभालने वाली टीम है वो अलग हो, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए इसको अच्छा माना जाता है। दूसरी बात मानी जाती है कि जो हिरार्की है, सोपान क्रम, स्पष्ट सोपान क्रम, अगर किसी कंपनी में आपको ये चीज दिखने लगे तो इसका मतलब वो कंपनी ठीक तरीके से बढ़ रही है। जब कंपनियां शुरू होती हैं उस टाइम इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए बाद में फसाद बहुत होते हैं। बाद में सबको लगता है कि हमारा महत्व ज्यादा है, हमारा हिस्सा ज्यादा है, लेकिन अगर शुरू से इन बातों की क्लैरिटी हो तो दिक्कत नहीं आती। हिरार्की का मतलब क्या होता है? देख, किसी भी कंपनी में सबसे ऊपर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कोई पॉलिसी डिसीजन होगा तो ये सब बैठेंगे, उस दिन वहां पर जो पेपर वेट होता है वो सब हटा लेते हैं, वहां से नुकीली चीजें हटा लेते हैं, भारी चीजें हटा लेते हैं, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में आमतौर पर अस्त्र पक्षपात खूब चलते हैं, युद्ध हो जाते हैं बड़ी कंपनियों में, इसलिए वो मीटिंग करवाना अपने में एक चैलेंज होता है। मीटिंग का ध्यान रखते हैं कमरे में कोई ऐसी वस्तु जो फेंक के मारी जा सकती हो ना हो। माइक भी टेबल में ही फिक्स कर देते हैं ताकि माइक उठा के फेंक ना सके, इस तरह के माइक लगाते हैं ताकि फेंक ना सके। हाँ, पानी की बोतल भी हाँ छोटी रखते हैं, 5 रुपए वाली, ताकि वो मारे भी तो चोट ना लगे, इस तरह से रखते हैं। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? ध्यान रखिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स केवल वो नहीं होते जो मालिक होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं। तो सरकार की एक लिस्ट होती है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है ना, उसके कुछ रिकमेंडेशंस होती है, लिस्ट होती है। उस लिस्ट में ऐसे व्यक्तियों के नाम होते हैं जिनको कोई कंपनी डायरेक्टर बना सकती है, और लिस्ट में कौन है? रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, या जिन लोगों ने कुछ बड़ा काम किया है, पब्लिक फील्ड में काम किया, उनका नाम होता है। उनमें से कुछ व्यक्तियों को डायरेक्टर बनाना पड़ता है पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को, जो लिस्टेड लोग हैं। वो मालिक नहीं है, किंतु वो पॉलिसी के मैटर में ये ध्यान रखते हैं कि कोई नियम के विरुद्ध काम तो नहीं हो रहा, कानून के विरुद्ध काम तो नहीं हो रहा, सोशल पॉलिसीज के विरुद्ध काम तो नहीं हो रहा है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं सबसे ऊंचे स्तर के लोग, जो साल भर में 1 बार, 2 बार, 3 बार बैठते हैं। रिकमेंडेशन है कि 5-6 बार बैठना चाहिए, मैक्सिमम मान के चलिए कि 2 महीने में 1 बार बैठेंगे तो बैठेंगे, उससे कम में नहीं बैठते। तो काम कौन करता है? इनमें से एक व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं MD, MDH नहीं, MD। MD का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक। इसका मतलब ये निदेशकों में से एक है। निदेशक आमतौर पर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। डायरेक्टर्स में से वो जो मैनेजमेंट में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है उसको बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है सामान्यतः। केवल डायरेक्टर्स की मीटिंग को छोड़ दें तो ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है उस कंपनी में, ये उसका वो रुतबा है। कभी कभी इसको चेयरमैन कह देते हैं, कभी कभी MD चेयरमैन अलग अलग हो जाते हैं। आमतौर पर एक ही व्यक्ति MD प्लस चेयरमैन होता है उस कंपनी में। चेयरमैन का पद आमतौर पर होता है जब एक ग्रुप की 2-3 कंपनियां हैं तो उन सबका जो एक साथ बॉस होगा उसको बोलेंगे चेयरमैन।
आमतौर पर चेयरमैन प्लस एमडी एक ही व्यक्ति, जैसे रतन टाटा चेयरमैन प्लस एमडी था, बाद में उसके मैं सिर्फ चेयरमैन रह जाऊं तो बात हाथ से निकल गई, तो फिर केसेस होने शुरू हुए। एमडी के नीचे 2-3 होते हैं पद, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं सीईओ तो बोलते हैं, एक शब्द इनके लिए आता है की मैनेजरियल पोस्ट्स, केएमपीज। तो किसी भी कंपनी को जब आप सर्च करेंगे नेट पे तो नाम जिनके मिलेंगे या तो होंगे डायरेक्टर्स या होंगे केएमपीज। केएमपी मतलब की मैनेजरियल पोजीशंस, और की मैनेजरियल पोजीशन में आमतौर पे उसका नाम सी से शुरू होता है। इनमें जो सबसे बड़ा होता है वो होता है सीईओ। सीईओ नहीं, वो सर्कल ऑफिसर होता है। हाँ, सीईओ का मतलब क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो डे टू डे मैनेजमेंट के सारे कामों की अंतिम जिम्मेदारी इसी व्यक्ति की होती है। और सीईओ से थोड़े से नीचे लगभग उसके बराबर सीएक्सओ कहते हैं। एक्स का मतलब एक्स में कुछ भी रख दो, सीओ होना चाहिए। जैसे बोलो सीएफओ, यूएफओ नहीं, सीएफओ क्या होगा बताओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। तो फाइनेंस अकाउंट से जितने काम है वो सारे के सारे इसके अंडर होंगे। हो सकता है कि इसके अंदर 1000 लोग काम कर रहे हो। ये फाइनेंस से जुड़े सारे मामलों में अंतिम अधिकारी ये है। एक बार सीओओ, कू आ गया है। सीओओ क्या होगा बताओ, उसे बताओ, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर। जितने ऑपरेशंस हैं, जो प्रक्रियाएं चलती हैं, उन प्रक्रियाओं को, विशेष रूप से इंडस्ट्री में इसका महत्व ज्यादा होता है, तो ये उन सब चीजों को देखेगा। कहीं कहीं एक होता है चीफ प्रोजेक्ट्स ऑफिसर, सीपीओ, जो नए प्रोजेक्ट्स होंगे उन सबको देखने वाला व्यक्ति सीपीओ हो गया। आजकल कहीं कहीं सीटीओ चलता है, क्या होगा टी से, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, जो टेक्नोलॉजी का काम देखता है पूरा का पूरा, वो टेक्नोलॉजी ऑफिसर हो गया। ऐसे ही जब बढ़ता है काम तो फाइनेंस और अकाउंट्स करते हैं, फिर सीएओ, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर हो गया। ऐसे ही अलग अलग तरीके से बनाते रहते हैं। इनके अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट्स के मुखिया, इस तरह से काम होता है। एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पहचान है कि ऐसा चार्ट तैयार हो और एक एक एम्प्लॉय के पास उपलब्ध हो, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर नीचे, जो सबसे नीचे काम करने वाले, मान लीजिए पियोन है, पियोन में भी 3 लेवल है, जूनियर पियोन, मिडिल पियोन, सीनियर पियोन। तो पियोन जूनियर, वहां तक का पदक्रम स्पष्ट होना चाहिए। और उसमें एकदम क्लियर होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, दिखता रहता है कि इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये। और हर एक पदनाम के साथ लिखा होता है कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है, किसको रिपोर्ट करेगा। ऐसी क्लियर हिरार्की हो और हर पदनाम के साथ ये लिखा हो कि इसके पास पावर्स क्या हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और ऐसा चार्ट उस कंपनी के हर एम्प्लॉय के पास उपलब्ध हो, तो ये माना जाता है कि कंफ्यूजन कम से कम होंगे, और जहां संशय या दुविधाएं कम से कम है, वहां काम ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से चलेगा। जीएम तो मतलब कंपनी के प्रशासन में नहीं, वो कंपनी की किसी फैक्ट्री वगैरह हो उसका हेड होता है जीएम। जनरली इसको वहां मानते हैं। चलिए जाइए आप लोग।